हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ नॉलेज। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल स्टोइसिज्म के इम्पॉर्टेंट एंड प्रोफाउंड कंसेप्ट्स में से एक है। व्हाट इज़ डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल? ये एक स्टोइक आइडिया है जो बात करता है कि क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं एंड क्या हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं वो हमारे थॉट्स एंड एक्शंस, एंड जो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं, थॉट्स एंड एक्शंस को छोड़ के जो भी बचा वो सब कुछ। आसान शब्दों में कहें तो एक बार जब डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट समझ जाते हो तब आप उन चीज़ों पर इजीली फोकस कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में हैं, एंड जो कंट्रोल से बाहर हैं उन पर टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हो। अब जो चीज़ें हमारे फुली कंट्रोल में होती हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। आपके ओपिनियंस, गोल्स, डिज़ायर्स, एक्शंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफ में होने वाले इवेंट्स के लिए आपका रिएक्शन। फिर वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, द आउटकम ऑफ एन इवेंट, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रेपुटेशन, पास्ट एंड दूसरे लोगों के ओपिनियंस। अगर हेल्थ का टॉपिक लें तो आप बोल सकते हो कि हेल्थ हमारे हाथ में क्यों नहीं है, मैं जैसा खाऊंगा या हर दिन अगर एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी हेल्थ उसी अकॉर्डिंग बनेगी। गॉड फॉरबिड, बट फ्यूचर में कोई टर्मिनल डिजीज़ हो जाए या फिर आप हैंडीकैप हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये सारी चीज़ें आपके हाथों में नहीं हैं। इन अ वे हेल्थ भी आपके हाथ में पूरी तरह से नहीं है। जितना आप कर सकते हो कि बस अपनी बॉडी की टेक केयर कर सकते हो, बट उसके आगे जो भी चीज़ें होनी होंगी वो कंट्रोल से बाहर है। इसलिए लाइक आई सेड, हमारे एक्शंस एंड थॉट्स के सिवा इस दुनिया में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो जिसके लिए बहुत नर्वस हो। इंटरव्यू दे के वापस आते हो, फिर टेंशन लेने लगते हो कि पता नहीं क्या होगा। अभी रिज़ल्ट आने में एक हफ़्ता बाकी है। आप एक हफ़्ते तक डे इन डे आउट फुल स्ट्रेस ले रहे हो, ना सही से खा पा रहे हो ना सो पा रहे हो। एंड देन एक हफ़्ते बाद रिज़ल्ट आता है जिसमें आपको पता चलता है सेलेक्ट हो गए हो। आप एकदम से खुश हो जाते हो। बट यहाँ जो सोचने वाली बात है वो ये कि जो लास्ट एक वीक आपने खुद को डे इन डे आउट टॉर्चर किया, वॉज इट वर्थ इट? नो, इट वॉज़ फॉर नो रीज़न। अब दूसरा सिनारियो लेते हैं। सपोज़ आपका सिलेक्शन नहीं होता तो एक हफ़्ते पहले तक आपने फुल स्ट्रेस लिया जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, एंड जब रिज़ल्ट आया है अब आप कंफर्म हो गए हो कि सिलेक्शन नहीं हुआ। अब फिर परेशान हो गए, जितने भी दिन हो गए वो आपको पता होगा। बट यहाँ पर आप दो बार सफ़र कर रहे हो। एक बार तो रिज़ल्ट आने से पहले ही खुद की थॉट्स के साथ, एंड दूसरा जब रिज़ल्ट आ गया, अब कंफर्म हो गया है तब। आई मीन जब आपको पता है कि कोई चीज़ अभी हुई ही नहीं है, उसे होने में टाइम है, तो उससे पहले खुद को क्यों पेन देना या सफ़र करना। इससे मुझे सेनेका की वो कोट याद आ जाती है जिसमें बोलते हैं, वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। एंड ट्रस्ट मी, ये कोट हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाई हो सकती है। अगर आप देखोगे बहुत सारे सिनारियोज़ आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम अपने आप से अपने थॉट्स के थ्रू ही खुद को टॉर्चर कर रहे होते हैं, जबकि रियल में वो चीज़ें कभी होती भी नहीं हैं। मैं तो कहती हूँ अगर हो भी जाएंगी तब भी जब होगी उसके बाद ही परेशान हो लेना, जब तुम्हें परेशान होना ही है। क्योंकि उससे पहले क्यों परेशान होना जब तुम्हारे पास टाइम है, उस टाइम में तुम कुछ अच्छा कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, आप जानते हो, तो उस चीज़ से खुद को बॉदर ही क्यों होने देना। जब आप ये क्लियरली जानते हो इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, जो होगा वो होना है, सो वाई वरी। एंड सेम अगर चीज़ें आपके हाथ में हैं, लाइक आई सेड, एक्शंस एंड थॉट्स, ये दोनों आपके हाथ में है। आप अपना 100% दे सकते हो, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। अब जो रिज़ल्ट आना होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो जब आपने अपना 100% दे दिया है, अगेन आई वरी। ईदर वे वरीइंग अचीव्स नथिंग। अब बात करते हैं दूसरे लोगों के ओपिनियंस के बारे में। हम अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को प्लीज़ करने के लिए बिता देते हैं। सपोज़ करो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, हमेशा ये बाहरी लोगों से जुड़ा हुआ होता है। गौर करके देखना। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों है? आप जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं,
आपको सही लग रही हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसे अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाते हो? हमेशा दूसरों को प्लीज़ करने में क्यों ज़िंदगी बिता रहे हो? आई मीन वैसे तो खैर ये फैक्ट है, आप जितना भी कर लो दूसरे लोग कभी आपसे खुश नहीं होने वाले, उनकी शिकायतें हमेशा रहेंगी। सो ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। बट स्टिल हम दूसरों को ही प्लीज़ करने के लिए जीते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया ले लो या फिर सोसाइटी का एग्ज़ाम्पल ले लो या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को प्लीज़ करने के लिए ले लो। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। यहाँ पर मुझे मार्कस ऑरेलियस की वो कोट याद आ जाती है जिसमें उन्होंने परफेक्टली सम अप किया है कि इट नेवर सीजेस टू अमेज मी, वी ऑल लव आवर सेल्व्स मोर देन अदर पीपल बट केयर अबाउट देयर ओपिनियंस देन आवर ओन। आपके पास परफेक्ट गाड़ी नहीं है, आपके पास परफेक्ट घर नहीं है, आपके पास परफेक्ट पैकेज नहीं है, आप अपनी पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को चेस करने में बिता देते हो। बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द पॉइंट इज़ आप इसे इसलिए करना चाह रहे हो कि खुद आपको खुशी मिलेगी या इसलिए कि दुनिया वाले आपको रिस्पेक्ट देंगे। दूसरों की अगर दूसरों को प्लीज़ करने के लिए आप ये सारी चीज़ें चेस कर रहे हो, जिससे लाइक आई सेड दूसरे लोगों की अटेंशन मिले, वो आपको रिस्पेक्ट दें, एक पावर और स्टेटस फील हो, तो आई डोंट थिंक कोई ये चीज़ मैटर करती है। बिकॉज़ अगर ये चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी तो वो लोग आपको फिर से पहले जैसे ही ट्रीट करने लगेंगे। तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट या अटेंशन क्यों सीख करनी, जब आपको पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आपको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अदरवाइज़ उनकी नज़रों में आप कुछ नहीं हो। अबाउट लाइफ हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। इन सिचुएशंस में दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्हें जो इजीली गिव अप नहीं करते हैं, और एक जो फर्स्ट फेलियर देखकर ही या एक दो फेलियर देखने के बाद गिव अप कर देते हैं, उन्हें डाउट होने लगता है। सो नॉर्मली उन लोगों का रिएक्शन होता है फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सैडनेस। पर यहाँ जो सोचने वाली बात है वो ये कि क्या ये इमोशन सच में कुछ अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं। आप बोल सकते हो कि वो इमोशंस पूरी तरह से जस्टिफाइड है एज वी आर ह्यूमंस, बट एनिमल्स भी इमोशंस फील करते हैं एंड इट इज़ मोर ह्यूमन टू थिंक दैन इट इज़ टू फील। आप चाहे मानो या ना मानो, पर ये हमारी इमोशंस फील करने की एबिलिटी नहीं है जो हमें एज अ स्पीशीज़ यूनिक बनाती है, बल्कि हमारे रीज़न करने की एबिलिटी है जो यूनिक बनाती है। थिंकिंग गॉट अस टू द टॉप ऑफ द फूड चेन, नॉट फीलिंग। And as we know, philosophy is all about reasoning, logic and critical thinking. And Stoics भी सेल्फ कंट्रोल पर ज़्यादा फोकस थे, एंड उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस किया था, जिसमें वो पेशेंस, रेजिलियंस, इमोशंस को कंट्रोल करने की बात करते हैं। इसलिए ऑलवेज़ रिमेंबर द डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, अब उसके बारे में ओवर थिंक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। टर्निंग एडवर्सिटी इनटू स्ट्रेंथ। डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग बैड सिचुएशन से डील करने के लिए बहुत क्रूशियल है। सो लाइक आई सेड, जो होना था वो हो गया है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर जो कंट्रोल कर सकते हो वो है आपका रिएक्शन। इसे समझने के लिए हम रिचर्ड टर्नर, जो एक अमेरिकन मैजिशियन है, उनका एग्जाम्पल लेते हैं। सो रिचर्ड को 9 साल की एज में स्कारलेट फीवर हो गया था, जिसकी वजह से वो परमानेंटली ब्लाइंड हो गए। अपनी इस सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करने या हार मानने की बजाय रिचर्ड ने इसे एज अ फ्यूल यूज़ किया एंड ही वर्कड इवन हार्डर। उन्होंने कराटे में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट अर्न किया, देन एक बेहतरीन कार्ड मैजिशियन बने। रिचर्ड ने नेक्स्ट 40 इयर्स में कभी वर्कआउट मिस नहीं किया। रिचर्ड ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके कंट्रोल से बाहर है, बट उस ब्लाइंडनेस के साथ डील कैसे करना है ये उनके हाथ में है। अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में सॉरी फील करने या डिसेबिलिटी से हार मानने की बजाय रिचर्ड ने नॉर्मल इंसान के कंपैरेटिवली 10 टाइम्स हार्ड वर्क किया, एंड आज वो अपने इस एटीट्यूड की वजह से इतना कुछ अचीव कर चुके हैं कि जितना एक परफेक्ट आई साइट वाला बंदा भी ना कर पाए। एंड यही है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, टू टर्न एडवर्सिटी इनटू स्ट्रेंथ। Set your focus on what is within your control and you will reach the heights. एंशियंट फिलोसोफर्स सिर्फ प्रीच नहीं करते थे, बल्कि अपनी फ़िलासफ़ीज़ को फॉलो भी करते थे।
अपने एक्शंस के थ्रू। सभी स्टोइक्स, चाहे एपिक्टेटस से लेकर सेनेका या मार्कस ऑरेलियस ने स्टोइसिज्म अपनी पूरी ज़िंदगी फॉलो किया। एंड यही रीज़न भी है कि हम उन्हें जानते हैं एंड उनकी टीचिंग्स ना जाने कितने लोगों की हेल्प कर चुकी है एंड कर रही है। फ़िलॉसफ़ी एक ऐसा फील्ड है जिसे बिना प्रैक्टिस के आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। जैसे हमें अपनी मसल्स बिल्ड करने के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, आपको जिम जाना पड़ता है, डाइट अच्छी करनी पड़ती है, वैसे ही हमारी मेंटल एक्सरसाइजेज़ होती हैं जिसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ़िलॉसफ़ी। मेंटल एक्सरसाइज को बेटर करने में गाइड करती है एंड इसके लिए आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाइक डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल एंड अपने इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, पेशेंस कैसे बिल्ड कर सकते हो, रेजिलियंस एंड बहुत सारी चीज़ें। जैसा कि हमने प्रीवियसली बात भी की कि स्टोइक्स हमेशा इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहते थे। ये रात भर की बात नहीं है कि आपने आज रात को सोचा और कल को आप परफेक्ट हो जाओगे, नहीं। इन चीज़ों में भी जैसे जिम जाओगे तो आपको कई बार महीने साल लग जाते हैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में, ऐसे ही मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें आपको डे इन डे आउट एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, देन इनमें भी महीने एंड साल लग जाते हैं। सो अगर आप अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हो तो डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझ लो कि आपके कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है अपना 100% दो, जितना कर सकते हो वो करो। एंड जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उन पर 1 मिनट भी परेशान होने में बर्बाद मत करो। अगेन ये चीज़ करना आसान नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट देन किसी महान इंसान ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग। आप डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल के बारे में क्या सोचते हो? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।